चलिए जी, आज कैफ 3 के लेक्चर नंबर 38 का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे कंपनी लॉ पोर्शन का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 16 अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इसमें आज दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने स्टडी करने हैं, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो चलते हैं पहले अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की तरफ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तरफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट को समझने से पहले कुछ और रिलेटेड टर्म्स है जिनका समझना जरूरी है। वो रिलेटेड टर्म्स हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरी है बुक्स एंड पेपर्स। एक चीज ध्यान में रखिएगा, बुक्स एंड पेपर्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क है। असल में हमने डिटेल में स्टडी करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही है, लेकिन ये टर्म आपके लिए, क्योंकि लॉ में कुछ प्लेसेस पे टर्म यूज हुई है, समझना जरूरी है। बुक्स एंड पेपर, बुक्स एंड पेपर में दो चीजें शामिल है, याद रखिएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी, बुक्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक ही बात है, और पेपर्स भी। बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या मुराद है, इसको हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। आपने काउंटिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि काउंटिंग में कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग साइकिल, जिसमें क्या करते हैं, पहले जर्नल मेंटेन किया जाता है, जर्नल से लेजर बनाया जाता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। तो जो हमारा फेज होता है जर्नल से लेके ट्रायल बैलेंस तक, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये कहलाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल से लेके ट्रायल बैलेंस और उससे पीछे जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है अकाउंटिंग में, उसे कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इसके बाद जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, इसे कहते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले तो फर्क जहन में रखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्क है। दोनों अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में दोनों अकाउंटिंग साइकिल का हिस्सा होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आखिरी पार्ट है जिसे फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ट्रायल बैलेंस और उससे पहले जैसे जर्नल लेजर वगैरह और ट्रायल बैलेंस, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। अब जो टर्म है बुक्स एंड पेपर्स, इसमें बुक्स से मुराद तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, यानी टर्म बुक्स एंड पेपर इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के रिकॉर्ड्स भी आ जाते हैं, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रिकॉर्ड होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो भी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मुराद हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और पेपर से मुराद क्या है? पेपर से मुराद है जो कंपनी का और रिकॉर्ड उसने मेंटेन करना होता है, जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, ये हमारे पेपर में आएंगे, ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इसके अलावा रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, वाउचर्स वगैरह, ये सारे पेपर में आएंगे, चाहे पेपर में हार्ड फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो, फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो टर्म बुक्स एंड पेपर में दो चीजें आती है, बुक्स भी और पेपर भी। पेपर से क्या मुराद है, वो रिकॉर्ड जो कंपनी मेंटेन कर रही है अकाउंटिंग साइकिल के अलावा, जैसे मिनट्स, रजिस्टर वगैरह, और इसके अलावा जो दूसरे वाउचर्स वगैरह हैं वो। तो बुक्स एंड पेपर बेसिकली ये जो टर्म है, ये बुक्स प्लस पेपर दोनों को कवर कर रही है। लेकिन जब हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इससे मुराद होता है सिर्फ हमारा अकाउंटिंग साइकिल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले वाला हिस्सा, यानी जर्नल, लेजर, ट्रायल वगैरह। और जब हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इससे मुराद होता है अकाउंटिंग साइकिल का आखिरी वाला हिस्सा, यानी जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बनती है। तो हम आज के लेक्चर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे। बुक्स एंड पेपर सिर्फ टर्म की हद तक हमने एक्सप्लेन करना था। तो बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं गुड सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर ₹20, ये एक नरेशन या डिस्क्रिप्शन या ट्रांजैक्शन होती है। इसको पहले किसी सफे पे लिखा जाता है, फिर इसके जर्नल एंट्री पास की जाती है, फिर जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट किया जाता है, लेजर से इसे ट्रांसफर किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। ये सारा पोर्शन हमारा कहलाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसने मेंटेन करने हैं?
बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी कंपनी, हर कंपनी ने मेंटेन करने हैं। और अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, वैसे वाइंडिंग अप ऑफिशियली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां पे सिर्फ हल्का सा कंसेप्ट हमें बता रहा है कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर जो है, यानी जो कोर्ट की तरफ से लिक्विडेटर साइन हुआ है, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। कंपनी भी मेंटेन करेगी, हर कंपनी, चाहे पब्लिक है, प्राइवेट है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, हर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगी। जाहिर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में शेयर होल्डर को भिजवानी है ताकि पता चले कि सारे साल में क्या होता रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स की बेस पे बननी चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पॉसिबल है प्रिपेयर होना। तो जिस तरह हर कंपनी के लिए लाजमी है कि उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके एजीएम में प्रेजेंट करनी है, नोटिस ऑफ एजीएम के साथ सेंड करनी है शेयर होल्डर्स को, उसी तरह हर कंपनी के लिए यह भी लाजिम है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करे, और लिक्विडेटर भी, अगर लिक्विडेटर पॉइंट हुआ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर कंपनी के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीजें शामिल होगी। अच्छा, एग्जाम में याद रखिए, टिपिकल मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं और बड़ा दुख होता है, छोटी सी गलती है, वर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिक्स कर देते हैं। वो पूछता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीजें शामिल होती हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीजें शामिल होती हैं वो लिख देते हैं। तो इनमें फर्क रखना चाहिए आपको। यहां पे कंसेप्ट क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या इंक्लूडेड है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं यहां पे, ये सारा जो बोर्ड है ये आपको जो कंसेप्ट बता रहा है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इस बोर्ड पे प्रेजेंट नहीं किए गए कंसेप्ट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, किस किस चीज का रिकॉर्ड रखना है, किस किस चीज का रिकॉर्ड रखना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी सम पैसे रिसीव हुए या पे हुए, आपने उनका रिकॉर्ड रखना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जहां से भी कैश आया, जहां भी कैश गया, रिकॉर्ड रखना है, अलोंग विद मैटर्स, मैटर्स के साथ। आसान अल्फाज में कह रहा है कैश बुक मेंटेन करो। समझाने के लिए वर्ड कैश बुक बोला है मैंने, या कैश अकाउंट का लफ्ज बोला है, एग्जाम में आपने यही लिखना है लॉ के पेपर में कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, सम रिसीव्ड एंड पेड। आप जब वो कैश अकाउंट बनाते हैं अकाउंटिंग में, आपको याद होगा इधर डेबिट साइड होती है, शायद अब तो अरसा हो गया मुझे अकाउंट बनाए हुए, इधर डेबिट साइड होती है, रिसीट साइड, और ये पेमेंट साइड होती है। इसमें मुझे बताइए, क्या हम सिर्फ अमाउंट का कॉलम फिल करते हैं कि 15,000 गया, तो यहां पे ये भी लिखते हैं कि किसको दिया, किस लिए दिया, सैलरी पे की, रेंट पे किया, किसको दिया, ये भी दोनों चीज लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन भी अमाउंट भी। इसलिए यहां पे भी कह रहा है कि आपने जो अमाउंट किसी से रिसीव की या पे की, उसका रिकॉर्ड भी रखना है। यानी कैश बुक में, दूसरे लफ्जों में कह रहा है कैश बुक मेंटेन करनी है, और कह रहा है कैश बुक में अमाउंट के साथ साथ मैटर, उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। तो इसका मतलब जितना भी कैश रिसीव हुआ, पे हुआ, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। फिर जितनी भी चीजें सेल की, परचेज की, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। इसका मतलब है वो कह रहा है सेल और परचेज का भी रिकॉर्ड रखना, क्योंकि सेल और परचेज क्रेडिट भी तो हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे जब वो सेल परचेज इधर कैश में भी तो आ जाएगी, भी क्रेडिट भी तो होती है, ठीक है। और सेल और परचेज इनकम स्टेटमेंट में है तो उसका अलग रिकॉर्ड रखना। एसेट्स, हर एसेट्स और लायबिलिटी का अलग रिकॉर्ड रखना है, हर एसेट्स और लायबिलिटी का भी अलग रिकॉर्ड रखना है। यहां पे असल में कह रहा है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनका रिकॉर्ड रखना है। यहां पे कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे आप कहते हैं, वो बनाने के लिए जो चीजें जरूरी है उनका रिकॉर्ड रखना है। सेल्स एंड परचेजेस, इसके अलावा कुछ दूसरे एक्सपेंसेस भी आप सैलरीज वगैरह पे करते हैं या अदर इनकम भी रिसीव करते हैं, उसका रिकॉर्ड सारा कवर हो रहा है। देखिए, ये असल में मैं इस कंसेप्ट को आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट से मिला के समझाना चाह रहा हूं, उससे फिर बेहतर तरीके से समझ आएगा। वरना ये बुक में ये सारी चीजें, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, उसने इस तरीके से नहीं समझाया। फिर कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड, आपको याद होगा अकाउंटिंग में इंट्रो में कुछ केसेस में हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उनके जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बना के। आपने शायद बनानी सीखी हो। यानी जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो उनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये टर्म सुनी है आपने कभी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। तो हमने
कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन करने हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड भी शामिल हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या? आपने किस किस चीज का रिकॉर्ड बनाना है? जर्नल, लेजर, ट्रायल, हर ऑल सम रिसीव्ड एंड पेड का, यानी दूसरे लफ्जों में कैश बुक, सारे सेल एंड परचेज का, एसेट्स एंड लायबिलिटी का। और अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उसके कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना है। ये तो हमारा हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या इंक्लूडेड है। और ये कंसेप्ट डिफरेंट है उस कंसेप्ट से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंक्लूडेड होता है वो आपको पता है, आपने टर्म सुनी है कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है भला? इसमें इनकम स्टेटमेंट होती है जिसे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट भी होती है। एडवांस लेवल पे जाके पढ़ेंगे आप, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एक और ये भी होती है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी होती है, और इसमें नोट्स टू द अकाउंट्स भी होते हैं, और इसमें पिछले साल कंपैरिजन के लिए पिछले साल की फिगर्स भी दी जाती हैं। ये सारी चीजें होती है। लेकिन अभी तक आपने जिन स्टूडेंट्स ने तो सिर्फ इंट्रो पढ़ी हुई है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ दो चीजों का नाम सुना होगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। लेकिन अकाउंटिंग आगे जाके खुलेगी, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मजीद चीजें भी ऐड होंगी। अभी तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन सी दो चीजें पढ़ ली हैं जो तकरीबन हर स्टूडेंट ने पढ़ी होंगी? इनकम स्टेटमेंट जिसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहते हैं, और बैलेंस शीट जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट का एक और नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, शायद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के डिफरेंट नेम्स है। आपने कौन सा नाम पढ़ा हुआ इनकम स्टेटमेंट का? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हाँ बिल्कुल, वो एक ही बात है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये दो अभी आपने पढ़े हैं, और मजीद चार अभी आगे चल के पढ़ेंगे। वो मजीद चार कौन सी चीजें हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, और कंपैरेटिव फिगर्स। तो बहरहाल वो तो फाइनेंस, तो मैं बताना ये चाह रहा था, ये व्हाट इज इंक्लूडेड में हम क्या सीख रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या इंक्लूडेड है। ये वो कंसेप्ट नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूडेड है। आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे हमें रखनी चाहिए कंपनी को? हर कंपनी ने मेंटेन करनी है ना, कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और प्लेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जा सकती हैं? कहते हैं बिल्कुल की जा सकती हैं। दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये, फर्ज कीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में है और हम चाहते हैं फैसलाबाद में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, कर सकते हैं क्या? कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। दो शर्तें हैं। पहली शर्त, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन के जरिए से डिसाइड हुआ हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस के बजाय किसी दूसरी जगह मेंटेन होगी। और दूसरा, रजिस्ट्रार को 7 दिन के अंदर आपने नोटिफाई कर दिया हो, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास पावर होती है, उसे कोई गड़बड़ नजर आए ना, मनी लॉन्ड्रिंग, वो इंस्पेक्शन कर सकता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। तो उसे पता होना चाहिए मैंने कहां छापा मारना है। जैसे नैब वाले, एफआईए वाले छापा मारेंगे, ठीक है, तो उन्हें पता होना चाहिए ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे। रजिस्ट्रार से पूछेंगे भाई इस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे मेंटेन्ड है, रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड में देके बताएगा लाहौर में, और पता चले वो तो शिफ्ट कर ली थी फैसलाबाद में। ऐसे होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। इसलिए कंपनी अगर रजिस्टर्ड ऑफिस की बजाय, रजिस्टर्ड ऑफिस में नॉर्मली होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी दूसरी जगह पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो क्या शर्तें हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो, रजिस्ट्रार को नोटिफाई किया हो 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अगर कोई ब्रांच ऑफिस है, भाई ऐसा भी तो कुछ, जैसे बैंक ऑफ पंजाब का फर्ज कीजिए जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है लाहौर में, और उसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में है, यहां दूसरे शहरों, पंजाब के दूसरे शहरों में भी है। अब जो ब्रांच का डाटा है वो खुद मुझे सोच के बताइए, क्या ब्रांच का जो पेमेंट्स हैं, रिसीट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज है, ब्रांच के होंगे कि नहीं होंगे? तो उनका रिकॉर्ड ब्रांच में मेंटेन होना चाहिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस में? ब्रांच में होना चाहिए। कॉमन सेंस कहती है ब्रांच में होना चाहिए, लेकिन लॉ क्या कहता है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। लेकिन लॉ ने कहता है ठहर जाए, पूरी बात सुनते जाएं। अगर एक कंपनी की ब्रांच है
ब्रांच ऑफिसेस हैं, तो वो अपनी बुक्स जो है, जो ब्रांच से रिलेटेड बुक्स है, वो ब्रांच में ही मेंटेन करें, ब्रांच में ही मेंटेन करें। लेकिन शर्त क्या है कि उसकी समरी बना बना के रजिस्टर्ड ऑफिस में पहुंचाते जाएं, ताकि रजिस्टर्ड ऑफिस में कंप्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल हो, ब्रांचेस का भी। ठीक है, प्रोवाइडेड समराइज्ड रिटर्न आर सेंड टू रजिस्टर्ड ऑफिस। क्लियर हुई है बात? तो मुझे बताइए, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस जगह पे मेंटेन होनी चाहिए? रजिस्टर्ड। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी दूसरी जगह मेंटेन हो सकती हैं? हाँ, हो सकती है। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करें और रेजोल्यूशन के 7 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है, नोटिफाई करना है। और अगर किसी कंपनी की ब्रांचेस हैं, तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करनी है? तब ब्रांच की बुक्स ब्रांच ऑफिस में ही मेंटेन की जाएगी, लेकिन समराइज्ड रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस में, रजिस्ट्रार को नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड करते रहेंगे। ये प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। पीरियड ऑफ रिटेंशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने सालों के लिए मेंटेन करनी है? 10 साल, 10 फाइनेंशियल ईयर्स। ये कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फर्क होता है? कैलेंडर ईयर हमेशा शुरू होता है 1 जनवरी से और हमेशा खत्म होता है 31 दिसंबर को। फाइनेंशियल ईयर वो है जो कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए डिसाइड किया होता है। वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है, वो 1 जुलाई से 30 जून भी हो सकता है, वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर भी हो सकता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर में फर्क। तो पीरियड ऑफ रिटेंशन कितना है? 10 फाइनेंशियल ईयर्स। यानी अगर किसी कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, तो इसका मतलब है इसे 31 दिसंबर 2020 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक मेंटेन करनी चाहिए? 31 दिसंबर 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर 2030 तक मेंटेन करनी चाहिए, 10 फाइनेंशियल ईयर तक। अच्छा, यहां पे मुझे याद आया, हमने कहीं पे 20 इयर्स भी तो पढ़ा था। वो कौन सी प्रोविजन थी 20 इयर्स वाली? फिजिकल रिकॉर्डमेंट किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का? मिनट्स ऑफ मीटिंग का। मिनट्स ऑफ मीटिंग का फिजिकल 20 इयर्स तक और इलेक्ट्रॉनिक परमानेंटली। तो ये उससे फर्क है। आपने इसलिए रिकॉल करवाता हूं कि स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं, बाद में याद नहीं रहता 10 किधर पढ़ा था, 20 किधर पढ़ा था। यहां तक क्लियर? आगे चलता है। इंस्पेक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोई इंस्पेक्शन कर सकता है? कौन? रजिस्ट्रार। वो तो रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, तो कर ही सकते हैं। डायरेक्टर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा डायरेक्टर? एग्जेक्टिव के नॉन एग्जेक्टिव? सारे कर सकते। इंस्पेक्शन सारे कर सकते हैं। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर भी इंस्पेक्शन कर सकता है, राइट ऑफ इंस्पेक्शन उसका भी, हालांकि वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना चाहे कर सकता है। जो पाकिस्तान से बाहर, फर्ज कीजिए अगर कोई बुक्स वगैरह अवेलेबल है, क्या उसको भी इंस्पेक्ट कर सकता है? डायरेक्ट उसको भी इंस्पेक्ट कर सकता है। अच्छा, मुझे बताइए, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर आया और कंपनी के एक ऑफिसर से, जैसे सीएफओ से, उसने कहा भाई मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, मुझे जरा कैश बुक दिखाओ कि पैसा किधर आया किधर गया। सीएफओ ने कहा सर मैं तो जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है उसके अंडर काम करता हूं, डे टू डे रूटीन में वही मेरे साथ डील करते हैं, आपको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखा सकता, अगर आपको चाहिए तो हमारे एग्जेक्टिव डायरेक्टर से बात करें। क्या सीएफओ का रिस्पॉन्स ठीक है? गलत है। इसलिए कि डायरेक्टर कोई भी हो, उसका राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, और एम्प्लॉइज जो है कंपनी के, जो भी ऑफिसर हो, जो भी एम्प्लॉय हो, उसकी जिम्मेदारी है डायरेक्टर को असिस्ट करे इस इंस्पेक्शन में। ठीक है, चाहे वो रिकॉर्ड पाकिस्तान में मौजूद है, चाहे पाकिस्तान से बाहर है, वो भी इंस्पेक्ट कर सकता है, उसका भी राइट है।
और ऑडिटर भी इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ऑडिटर कौन होता है भला? एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट पर्सन जो चेकिंग करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं। याद है ये कहां पढ़ा था हमने? ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में भी पढ़ा था। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में? कि उसने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की 3 चीजें वेरीफाई करनी है। कौन सी 3 चीजें? टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर अलॉटेड, और रिसीव्ड एंड पेमेंट। और एक और जगह पढ़ा था ऑडिटर, एक्सपर्ट में नहीं पढ़ा था, वो एक्सपर्ट्स रिपोर्ट थी प्रोस्पेक्टस में। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम, कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड रिम्यूनरेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये 2 कहां पढ़े थे? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम में। तो बहाने से कंसेप्ट वो डिस्कस हुआ। तो बताइए एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेस में और कौन सी चीजें थी? अच्छा आपने क्वेश्चन को गौर से नहीं सुना। मैंने कहा एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेस में और कौन सी, मैं स्पेशल बिजनेस का तो नाम ही नहीं लिया। एजीएम की, वो मुझे भी पता है एजीएम में स्पेशल बिजनेस में डिस्कस हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस 6 चीजें सिखाई थी ना आपको। कौन कौन सी चीजें थी? कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्टर, और मजीद चीजें, कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्टर, कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, सॉरी अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ डिविडेंड, अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड नहीं, सिर्फ अप्रूवल ऑफ डिविडेंड। अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वो स्पेशल बिजनेस था मेरे भाई। ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस को मिक्स क्यों कर रहे हैं आप मेरे भाई? ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस में फर्क है, याद है कि नहीं? कोई नहीं याद, कोई नहीं याद, कोई नहीं याद। पूछ के मैं आपको भी शर्मिंदा किया, खुद भी शर्मिंदा हूं। चलो छोड़ो इसको। ऑडिटर। अच्छा मुझे बताइए क्या कोई मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं लिखा हुआ, खास तौर पे से कहते हैं नहीं कर सकता। मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट उसे करने की जरूरत भी नहीं। बुझे क्यों? हाँ, क्योंकि उसके पास समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पहुंच जाती है। जब उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से बनती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स से तो बनती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी सारी समरी आ रही है। और वैसे भी उसने जब मेंबर ने ऑडिटर को पॉइंट कर दिया कि जाओ भाई तुम देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है, ऑडिटर ने यही बताना होता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताना होता है? ठीक है कि नहीं है। तो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ फिर ही बताया होगा ना, ऐसे थोड़ी बता दिया होगा। तो जब मेंबर्स के बिहाफ पे ऑडिटर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर लिया और देख लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके मुताबिक ठीक बनी है कि नहीं बनी, तो मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंच भी गई, मेंबर को ऑडिटर की रिपोर्ट भी पहुंच गई, तो खुद बताया जरा कॉमन सेंस में बताया बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसलिए लाने का भाई आप बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, समझ आ गए? क्या बढ़ाया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? पहले बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क क्या है? दोनों अकाउंटिंग साइकिल का हिस्सा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ट्रायल बैलेंस के बाद जो फाइनल अकाउंट्स, जिसे आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीजें शामिल है? जनरल लेजर। लेकिन ये कंसेप्ट आपको बताया है। लॉ में जब आपसे पूछेंगे ना बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या शामिल है, लॉ में जब पूछेगा बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या शामिल है, तो आपने 1 2 3 करके बताना होगा। ये नहीं कहना होगा अकाउंटिंग साइकिल की शुरू की चीजें चलो खत्म क्वेश्चन, अकाउंटिंग साइकिल के एंड वाली चीजें खत्म क्वेश्चन। नहीं, ये नहीं, 0 नंबर मिलेगा। तो जब लॉ के पेपर में हमसे पूछेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें शामिल है, क्या बताएंगे? ऑल सम रिसीव्ड एंड पेमेंट्स का रिकॉर्ड लॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर्स मैटर्स, सेल्स एंड परचेजेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड की डिटेल। कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड डिटेल से क्या मुराद है? देखना कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मटेरियल कितना लगा, लेबर कितने लगी है, ओवरहेड्स कितने लगे हैं, ये चीजें। कहां पे मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? रजिस्टर्ड ऑफिस में। किसी और जगह मेंटेन कर सकते हैं? क्या कंडीशन है? 2 बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस इंटीमेट करना स्टार्ट कितने दिन में? 7। 1 मिनट, 7 डेज इससे पहले कहीं और भी पढ़ा है? किस जगह पढ़ा है जरा मुझे बता दे, मैं एग्जाम में मिक्स ना कर दूं। कहीं पे 7 डे पढ़ा, कहीं पे 10 डे। मीटिंग में कहीं पे आपने 7 डेज पढ़ा? मीटिंग में जितने भी कंसेप्ट पढ़े मीटिंग वाले चैप्टर में कहीं 7 डेज था? कहां था?
मिनट्स वाले में था, शाबाश, नोट करें, मिनट्स वाले में था कि 7 मीटिंग के 7 दिन के बाद वो कॉपी रिक्वायर कर सकता है, और रिक्वेस्ट करने के भी 7 दिन के अंदर अंदर उसे कॉपी मिलेगी। शाबाश, एक जगह पे और 7 दिन था। वीडियो लिंक, लिस्टेड कंपनी, सिटी, 10% से ज्यादा शेयर होल्डर्स। नहीं याद आया? अगर शेयर किसी एक शहर में 10% से ज्यादा शेयर होल्डर रहते हैं और वो कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो लिंक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो कंपनी की जिम्मेदारी है प्रोवाइड करेगी। शर्त क्या है? मीटिंग से 7 दिन पहले। ठीक है, तो 7 दिन वाली बात समझ आ गई आपको? तो ये भी 7 दिन में। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रांच, अगर किसी कुछ कंपनीज ऐसी भी तो होती है जिनके ब्रांचेस हैं। अगर ब्रांचेस हैं तो फिर कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा? ब्रांच ऑफिस का रिकॉर्ड ब्रांच ऑफिस में, समराइज रिटर्न भेज दें रजिस्टर्ड ऑफिस में, खत्म कहानी। रिटेंशन कितने साल तक होगी? 10 ईयर तक। मिनट्स के साथ कंपेयर कर दें। इसके बाद इंस्पेक्शन कौन कौन कर सकता है? रजिस्ट्रार भी कर सकता है, डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, और डायरेक्टर कोई भी कर सकता है कि सिर्फ जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है? कोई भी कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड मौजूद है वो के फॉरेन भी? सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस में जो रिकॉर्ड मौजूद है कि ब्रांच ऑफिस का भी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और भाई मुझे बताएंगे सबसे पहले, व्हाट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? अच्छा, मैं और बाकी चीजें बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिक्स किया ना, या ये पूछा बाद में कि सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल में क्या फर्क है, उसको नहीं मैंने छोड़ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंक्लूडेड है? बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस के बाद ये लिखेगा लाके पेपर में, बैलेंस शीट। वो कहेगा फाइनेंशियल में क्या शामिल है? ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनती है। शाबाश, इससे बेहतर है यही कह दीजिएगा, वही जो बुक में लिखी हुई है। व्हाट इज इंक्लूडेड? बैलेंस शीट। ठीक है, जिसे आप एडवांस लैंग्वेज में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपने नहीं पढ़ी होगी प्रोबेबली। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये भी नहीं पढ़ी होगी। नोट्स टू द अकाउंट्स, डिस्क्रिप्शन नीचे आती है ना, ये भी नहीं पढ़े होंगे। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, पिछले साल की कंपैरिजन करने के लिए कि पिछले साल क्या है, इस साल कितनी सेल है, पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी परचेज, पिछले साल कितने परचेज थे। कंपैरिजन होता है ना कि पिछले साल की निस्बत इस साल परफॉर्मेंस बेहतर हुई है कि डाउन हुई है। व्हाट इज इंक्लूडेड समझ आ गया? आगे चलते हैं। अच्छा, एक पहले इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, डायरेक्टर्स कौन बनाएगा? डायरेक्टर्स। भेजनी किसको है? कब? 3 महीने के अंदर, 3 महीने के बाद। एजीएम से 21 दिन पहले। एजीएम से जो नोटिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, इस नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी भेजी जाती है उनको। वो पढ़ा नहीं नोटिस में से कौन कौन सी चीजें लगेगी? पढ़ा नहीं था? नहीं पढ़ा था? बताइए, एजीएम के नोट, इसको छोड़े, नोटिस ऑफ एजीएम के साथ क्या क्या चीजें लगती हैं? अगर सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस, कोई स्पेशल बिजनेस नहीं है एजीएम में, सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस ही ऑर्डिनरी बिजनेस है, बताइए नोटिस ऑफ एजीएम के अंदर या उसके साथ क्या क्या चीजें लगेंगी? मेंशन क्या क्या होगा? वो जो आखिरी में चीज थी वो शुरू में बता दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो वो तो मैं कलप रहा हूं ना, इसलिए जेहन में आ गया। और क्या एजीएम के नोटिस में और क्या लिखा होता है? टाइम, प्लेस, ये नहीं लिखा होता क्या? फिर इसके बाद रेजोल्यूशन टू बी पास्ड, एजेंडा, क्या क्या डिस्कस करना है, बिजनेस, सारे नेचर ऑफ बिजनेस, और प्रॉक्सी के बारे में कोई चीज बात लिखी होती है? कुछ नहीं पता कि मेंबर का राइट है प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है।
फिर एक प्रॉक्सी के भी राइट्स लिखे होते हैं कि नहीं लिखे होते? प्रॉक्सी फॉर्म भी अटैच होता है कि नहीं होता? तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी भिजवाई। अच्छा, नोटिस में भी भिजवाई जाती है, एजीएम में भी प्रेजेंट की जाती हैं। एजीएम, भाई एजीएम में प्रेजेंट की जाएंगी सबको, तो फिर ही वो कंसीडरेशन करेगा ना। याद नहीं एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेस में था कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसीडरेशन मींस डिस्कशन वगैरह होगी कि नहीं होगी, उसके लिए मेंबर्स घर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आएंगे कि कंपनी एजीएम में प्रेजेंट करेगी? प्रेजेंट करेगी, चाहे नोटिस के साथ लगा के भेजा था, लेकिन एजीएम में प्रेजेंट करेगी। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गई, मुझे याद आया स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, वो भी तो जाते थे। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या डिस्कस होता था? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, क्या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नोटिस ऑफ द, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग का नोटिस होता था उसके साथ भेजी जाती थी कि डायरेक्ट मीटिंग में? दोनों नोटिस में भी भेजी जाती, डायरेक्ट मीटिंग में भी होती थी। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनको साइन कौन करेगा या ऑथेंटिकेट कौन करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कुछ, अच्छा एक है अप्रूव को, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, 10 डायरेक्टर्स बैठे हैं, उन्होंने कहा हाँ भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, अच्छा जी ठीक है, शेयर होल्डर को भेज दो, फैसला हो गया। अब क्या सारे के सारे डायरेक्टर साइन करेंगे ये साबित करने के लिए कि ऑथेंटिकेटेड है? ऑथेंटिकेटेड चीज वही होगी ना जिसके ऊपर किसी के साइन होंगे। तो साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनी है 50 सफ़ों वाली, उसके ऊपर साइन करके शेयर होल्डर को भेजेंगे कि साइन के बगैर ही भेज देंगे? शेयर होल्डर को क्या पता कि जेन्युइन है, ऑथेंटिक है कि नहीं है? साइन के बगैर चीज ऑथेंटिक होती है कि साइन के साथ ऑथेंटिक होती है? अप्रूवल किसने की? ऑथेंटिकेट यानी साइन कौन करेगा? सुन ले, चीफ एग्जीक्यूटिव, एट लीस्ट 1 डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव भी साइन करेगा, एट लीस्ट 1 डायरेक्टर भी साइन करेगा, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी साइन करेगा। साइन किस किसने करने हैं? अप्रूवल का कंसेप्ट फर्क है, ऑथेंटिकेशन या साइनिंग का कंसेप्ट फर्क है। ऑथेंटिकेशन और साइनिंग का मतलब एक ही है। अप्रूवल का मतलब, अप्रूव कौन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ऑथेंटिकेशन साइनिंग कौन करेगा? एट लीस्ट 1 डायरेक्टर, उसके साथ चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, और अगर लिस्टेड कंपनी सीएफओ। कुछ याद आया? कुछ याद आया भाई? चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा साइन, साथ 1 डायरेक्टर करेगा, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ करेगा। लग रहा है ये हमने कंसेप्ट, या तो ये कंसेप्ट पहले कहीं पढ़ा है या पहले कहीं और कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें भी यही साइनिंग या अप्रूवल अथॉरिटी थी। प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस में तो पढ़ा था, उसमें तो साइन करता है हर डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर, खुदा का खौफ करे। प्रोस्पेक्टस में भी साइन होता है लेकिन वो डायरेक्टर्स करते हैं ना। हाँ, और अप्रूव भी वो कमीशन करता है, ऐसे ना करें यार। प्रोस्पेक्टस लिखे, प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल और साइनिंग अथॉरिटी और है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल साइनिंग अथॉरिटी और है। ये जाते हुए मैंने चेक करना है आपने लिखा कि नहीं लिखा, वो तो डिफरेंट है भाई। मैं तो कह रहा हूं वो बताए जो सिमिलर थी, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, जिसमें डायरेक्टर भी था, जिसमें लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी था। ये हाल है आपका। मुझे लग रहा है कि वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के ऑथेंटिकेशन थी कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को कौन ऑथेंटिकेट कर, चेक करे मेरा अंदाजा सही है कि दुरुस्त है, सही है कि दुरुस्त है। गलत तो नहीं ना हो सकता मेरा अंदाजा? क्या हो सकता है? हो सकता है अंदाजा गलत है। मैं हाँ इतना बड़ा साइंसदान नहीं हूं मैं, हो सकता है भाई, बस कर दे यार, इतना नहीं है। तरक्की करने के लिए इतना जरूरी नहीं है काम, थोड़ा बहुत चलता है। तो भाई स्टैट्यूटरी, तो ये अब लिख ले कि ये ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑथेंटिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इसकी अथॉरिटी सेम है। लेकिन यहां पे उसने एक कंसेप्ट को मजीद एक्सप्लेन किया जो उधर नहीं किया था स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में।
कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है तो फिर उसकी जगह कोई दूसरा डायरेक्टर साइन कर देगा, यानी उस सूरत में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर हो जाएंगे। एटलीस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है तो क्या करना है, ये उसने पहले नहीं बताया था हमें स्टैट्यूटरी बोर्ड वाले में, यहां पे बता रहा है। अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी है तो कितना डायरेक्टर साइन करेंगे, वही होता है। साइनिंग क्लियर हो गया। अच्छा, अप्रूवल में और साइनिंग में फर्क है। और साइनिंग में, साइनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वो लदा कंसेप्ट है, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट इन पाकिस्तान वाला कंसेप्ट नहीं है। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लदा है, ऑथेंटिकेशन और साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल, और ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस या साइनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस लदा कंसेप्ट है। क्लियर हुई है बात? चलिए बातें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड क्या होगा। अब आपसे पूछा जाए, हाँ भाई अकाउंटिंग में वैसे कभी मुझे बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बुक्स ऑफ अकाउंट का जिक्र करें, आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें टी अकाउंट कभी बनाया है? इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई है कभी? इनकम स्टेटमेंट कितने अरसे के लिए बनती है? 1 साल के लिए, नॉर्मली 1 साल के लिए। लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ये एंड है 31 दिसंबर, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल को, फाइनेंशियल ईयर में बनाएगी, यानी 1 अप्रैल से लेके कब तक? 1 मिनट है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है, चले फर्ज कीजिए पीटीसीएल है, पीटीसीएल कंपनी है ना, उसका फाइनेंशियल ईयर है 30 जून, ईयर एंड है 1 जुलाई से लेके 30 जून। अब नॉर्मली तो हर साल वो 1 जुलाई से 30 जून तक की फाइनेंशियल में बनाएगी, लेकिन जरा सोचे जब वो इनकॉर्पोरेट हुई होगी तो क्या लाजमी है 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुई हो कंपनी, कि हो सकता है 15 दिसंबर को हुई हो, वो 15 दिसंबर को हो सकता है। तो अगर वो 15 दिसंबर को इनकॉर्पोरेट हुई है तो पहले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, जरा बताइए अगर वो 15 दिसंबर 1985 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो पहले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15 दिसंबर 1985 से लेके 30 जून 1986 तक बनाएगी कि 15 अगस्त से लेके अगली 14 अगस्त, 15 दिसंबर से लेके अगली 14 दिसंबर तक, बताइए। हाँ है, यानी इसका मतलब पहले साल में उसका जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें महीने कम होंगे, पहले साल के फाइनेंशियल ईयर में महीने कम होंगे, और सब्सीक्वेंट में फाइनेंशियल ईयर महीने 12 होंगे। भाई ये बात समझ आई? तो जो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो कब से कब तक बनेगी? फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टिल क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक। और जो सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कब से बनेगी? पिछली क्लोजिंग से लेके अगली फाइनेंशियल क्लोजिंग तक, यानी 1 साल। तो इससे हमें एक अहम कंसेप्ट पता चला। अब मैं टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं, लाजमी नहीं फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों का ही हो, फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों से कम का भी हो सकता है, इनकॉर्पोरेशन की एग्जांपल जिनमें लेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों से कम का हो सकता है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 महीनों से कम पीरियड के लिए प्रिपेयर हो सकती हैं? हो सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन की एग्जांपल। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों से कम का हो सकता है, क्या 12 महीनों से ज्यादा का भी हो सकता है? हाँ? नहीं हो सकता, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता? सोच, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर चेंज भी हो जाता है। अगर फर्ज कीजिए चलते चलते पीडीसीएल ने कहा नहीं सर हमारा ईयर एंड जो है वो फाइनेंशियल ईयर जो है वो है 1 जुलाई से 30 जून, हम चाहते हैं इसको 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया करें, क्या कर नहीं सकते? जब मेमोरेंडम में अल्टरेशन पॉसिबल है, आर्टिकल्स में अल्टरेशन पॉसिबल है, तो फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं चेंज हो सकता? ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रार की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपका फाइनेंशियल, अच्छा आप यहां पे ध्यान में रखिएगा, अगर फर्ज कीजिए आज पीडीसीएल डिसाइड करती है कभी हमारा ईयर एंड जो है ना ये 30 जून 2020 है,
असूली तौर पे अब अगला ईयर एंड होना चाहिए 30 जून 2021। वो कहते हैं नहीं, हम 31 दिसंबर पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो लॉ कहता है आपने 30 जून 2020 तक की फाइनेंशियल बना ली, अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइए दिसंबर एंड की बनेगी। ऐसे ही है, वो 6 महीनों की बनेगी कि 18 महीनों की? 18 महीनों की। सब्सिक्वेंटली आपने अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर देन 12 मंथ्स की बनेंगी, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत है। फिर से सुन लीजिए कंसेप्ट के पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरे लफ्जों में फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर इसी को कहते हैं ना जिस पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में होगा फाइनेंशियल ईयर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक। सब्सिक्वेंट में क्या होगा, प्रीवियस क्लोज से लेकर अगले क्लोज तक, और ये नॉर्मली 12 महीने होगा। क्या 12 महीनों से कम या ज्यादा हो सकता है? कम तो नहीं हो सकता, 12 महीनों से ज्यादा हो सकता है, रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और 12 महीनों से ज्यादा कब होगा भला? जब कंपनी फाइनेंशियल ईयर चेंज करती है अपना। भाई कुछ बात समझ आए? इसके बाद छोटी मोटी बातें, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एजीएम में कहां प्रेजेंट करना है? एजीएम में। एजीएम में करते हैं। कब प्रेजेंट करना है? अच्छा, यहां पे एक तरीका था बहुत ही आसान। कंसेप्ट इधर एक लफ्ज बोलूंगा, कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्या सिखाने जा रहा हूं? When to present financial statements to shareholder। कंसेप्ट क्या है? इसका वन वर्ड आंसर पता क्या है? इन एजीएम। लेकिन लॉ ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे एक लफ्ज में मैं तो पूरी बात करूंगा। तो लॉ ने हमसे पूछा बताइए व्हेन टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने लॉ से पूछा, उसने कहा डिपेंड करता है फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हमने कहा अगर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसने कहा फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर विद इन, ये नहीं कहा इन एजीएम, क्या कहा? विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हमने कहा यही तो एजीएम में भी पढ़ा था, फर्स्ट एजीएम 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगी। याद है? याद है फर्स्ट एजीएम कब होगी? यही लगा इसको 180 दिन वाले लगा इसको लगा 180 दिन कहां से आ गए? 120 दिन दूसरी लगा इसको। भाई अल्लाह के बंदे, फर्स्ट एजीएम है विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप जो टाइम पीरियड बताने की कोशिश कर रहे हो वो स्टैट्यूटरी मीटिंग का है। 9 months from date of incorporation or 120 days for commencement of business, whichever is earlier. First financial statement. Subsequent financial statement कब प्रेजेंट की जाएंगी? असूली तौर पर इसका जवाब होना चाहिए था इन सब्सिक्वेंट एजीएम। लाने का नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा मैं कैसे बताऊंगा? सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाएंगी विद इन 120 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। फिर हमने कहा अच्छा ये वैसे तो प्रोविजन वैसी ही है जैसी पड़ी थी, लेकिन हमने एक फर्क है, लॉ वाले बनाने ने पूछा वो क्या? हमने कहा उधर हमने एक चीज पढ़ी थी एक्सटेंशन वाली, कि अगर पब्लिक कंपनी है, भैया प्राइवेट कंपनी है तो एक्सटेंशन कौन देता है? एजीएम में। पब्लिक में रजिस्ट्रार देगा, प्राइवेट में कौन देगा? प्राइवेट में वही देगा। और लिस्टेड में कौन देगा? वो भी वही देगा। तो कमीशन क्या करेगा? खुदा का खौफ कर भाई, वो चैप्टर 11 में पढ़ा था पावर्स में रजिस्ट्रार। अनलिस्टेड प्राइवेट पब्लिक का चक्कर नहीं था। अनलिस्टेड कंपनी है तो 30 अप टू 30 डेज तक एक्सटेंशन मीटिंग में रजिस्ट्रार देता है। लिस्टेड कंपनी है तो अप टू 30 डेज एक्सटेंशन मीटिंग में कमीशन देता है। कोई नहीं याद करके आते आप।
वही बात यहां पे कर रहा है। देखिए वही बात है कि कब प्रेजेंट की जाएंगी एजीएम में, लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं बताया। उसने कहा इसका आंसर है फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रेजेंट की जाएगी बताए? फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रेजेंट की जाएगी मेंबर्स को? हाँ, विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आगे एक्सटेंशन कौन देगा? फिर एक और लगा, इसको लगा, इसका एक और लगा, कमिश्नर रजिस्ट्रार बोल रहा है। भाई क्या दोनों की लड़ाई हो जाएगी? एक कहेगा मैंने एक्सटेंशन देनी, दूसरे कहेगा मैंने एक्सटेंशन देनी है। स्पेसिफाई किस केस में देगा? कमीशन स्पेसिफाई करेगा। यार क्या चीज है भाई, लॉ में एक एक लफ्ज जो है वो अहम होता है हमारा। अनलिस्टेड के केस में रजिस्ट्रार, लिस्टेड के केस में कमीशन। मीटिंग में एक्सटेंशन वही देते हैं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है चैप्टर 11 में भी लिखा हुआ है और मीटिंग वाले में भी लिखा हुआ है। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रेजेंट की जाएंगी? 120 दिन, हाँ, विद इन 120 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बस हो गया पूरा, फेल कर देगा। एडवांस इन कैलेंडर ईयर, एज कैलेंडर ईयर, बस अभी भी पूरे नंबर नहीं देगा। एक्सटेंशन पूरी बात करेंगे। कौन देगा? रजिस्ट्रार। कहीं रजिस्ट्रार नहीं देगा, कौन देगा? हाँ, अनलिस्टेड के केस में रजिस्ट्रार और लिस्टेड के केस में कमीशन। शाबाश भाई, ये बात पूरी समझ आई। ऑथेंटिकेशन वाली बात भी समझ आ गई, कोई इशू तो नहीं है। चलिए आज का लेक्चर हम यहां पे स्टॉप करते हैं। इसको अच्छे तरीके, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट असल में ये इसमें मसला क्या है, मुश्किल नहीं है कंसेप्ट कोई भी, लेकिन छोटे छोटे बहुत से कंसेप्ट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या फर्क है, फाइनेंशियल में क्या फर्क है, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या शामिल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या शामिल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, और वहां पे प्लेस। छोटे छोटे आप नोट कीजिए, छोटे छोटे कंसेप्ट है ज्यादा, इसलिए मैं चाह रहा हूं आप इनको कवर करें तसल्ली के साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके अलावा बाकी जो नेक्स्ट है, अभी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा कराऊंगा तो रिस्क है कि वो कम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, चीजें मिक्स होना शुरू हो जाएंगी। तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिमेनिंग पोर्शन जो है 2 का वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।